जय हिंद साथियों, हमारे परिवार बिहारी क्लासेस में आपका शुभ स्वागत है। तो आज के हमारे इस वीडियो में जीके के वैसे वन लाइनर प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे जो एग्जाम में आप कंफ्यूजन से गलत कर देते होंगे। साथियों, आपसे एक आग्रह है कि आप एक्स्ट्रा फैक्ट को ध्यानपूर्वक सुनिएगा तो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिल जाएंगे। जल्दी से इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला है, नवाब सिराजुद्दौला फोर्ट विलियम पर कब्जा कर कलकत्ता शहर का नाम अली नगर रखे थे। याद रखेगा, कलकत्ता शहर का नाम अली नगर किसने रखे थे? तो नवाब सिराजुद्दौला। बंगाल के नवाब से कुछ प्रश्न याद रखिएगा। 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी। याद रखिएगा, 1757 में प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। अंग्रेज के तरफ से रॉबर्ट क्लाइव नेतृत्व कर रहे थे और बंगाल के तरफ से मीर जाफर नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या कि मीर जाफर विश्वासघात करके अंग्रेजों से मिल गए और नवाब सिराजुद्दौला को बुरी तरह से अंग्रेजों ने हरा दिया था। उसके बाद हुआ था 1764 में यह बक्सर की लड़ाई, जिसमें से अंग्रेज के तरफ से हेक्टर मुनरो लड़ रहे थे और फिर भारतीय लोग लड़ रहे थे, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। उसके एक साल बाद क्या हुआ कि बक्सर की लड़ाई होने के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि कौन करते हैं अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व? पूछा जाता है प्रश्न। तो रॉबर्ट क्लाइव जो प्लासी की लड़ाई लड़े थे वही आते हैं संधि करने के लिए। अगला देखते हैं दोस्तों, महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। प्रश्न यह पूछा जाएगा कि महाराष्ट्र का सुकरात किन्हें कहते हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा महादेव गोविंद रानाडे। याद रखिएगा कुछ फैक्ट। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु पूछा जाता है कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो यह याद रखिएगा महादेव गोविंद रानाडे थे। अगला देखते हैं, सरोजनी नायडू गांधी और इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दिए थे। गांधी जी ने किन्हें, सरोजनी नायडू ने किन्हें दो महात्मा की संज्ञा दी? तो गांधी और इरविन को। गांधी इरविन पैक्ट हो रहा था 1931 ईस्वी में। उसी समय सरोजनी नायडू ने यह स्टेटमेंट दिए थे। यह स्टेटमेंट पूछा जाता है। कुछ प्रश्न सरोजनी नायडू से याद रखिएगा। यह भारतीय प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष पूछा जाता है। तो 1925 में मैडम सरोजनी नायडू बने थे। यह कहाँ अध्यक्षता हो रहा था इसका? तो कानपुर में। याद रखिएगा। और इनसे पहले पूरी तरह से सिर्फ महिला पूछा जाएगा कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? तो 1917 में बने थे एनी बेसेंट। यह एक आयरिश लेडी थे। इसकी अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट कर रहे थे। कहाँ? तो इसका कलकत्ता में हो रहा था। आगे देखते हैं दोस्तों, मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहते हैं। प्रश्न यह पूछा जाता है, भारतीय क्रांतिकारियों का माता किन्हें कहा जाता है? तो मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांतिकारियों का माता कहा जाता है। मैडम भीकाजी कामा कौन थे? तो ये तिरंगा झंडा का डिजाइन तैयार करने वाली थी। और पेरिस में सर्वप्रथम विदेश में तिरंगा झंडा कौन फहराए थे? तो यह प्रश्न का राइट आंसर भी हो जाएगा मैडम भीकाजी कामा। अगला देखते हैं, बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया। याद रखिएगा, 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। यह त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पे तैयार किया गया था। पहला था पंचायत, दूसरा था प्रखंड और तीसरा था जिला स्तरीय। अगर द्विस्तरीय पूछा जाएगा यह किनका समिति था? तो यह अशोक मेहता समिति का था द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। अगला देखते हैं, रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान से पहले योजना अवकाश 3 ऐसे चले थे जो पंचवर्षीय योजना के फेल हो जाने के बाद एक एक साल का योजना काल चलाया जा रहा था। पहला था योजना अवकाश। यह 1966 से लेकर 1969 तक चला था, यानी कुल 3 वर्षों तक चला था। उसके बाद आया था रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान 1978 से लेकर 80 तक चला था, कुल 2 वर्षों तक। उसके बाद आया था सबसे लास्ट में योजना काल जो 1990 से लेकर 92 तक 2 वर्षों तक चला था। इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। पहला टाइम पीरियड में चला था योजना अवकाश 66 से 69 के बीच, और दूसरा चला था रोलिंग प्लान 78 से 80 के बीच। उसके बाद योजना काल चला था 90 से 92, 2 वर्षों तक चला था। अगला देखते हैं, सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है? तो सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध गरीबी से है, जो कि यह रिपोर्ट कब सौंपे थे? यह प्रश्न पूछा जाता है। तो 2009 में सुरेश तेंदुलकर समिति ने अपने गरीबी पे रिपोर्ट सौंपे थे। याद रखिएगा, 2009 में सुरेश तेंदुलकर समिति
जिन्हें अपने गरीबी पे रिपोर्ट सौंपे थे। घर्षण बल एक क्षयकारी बल है, याद रखिएगा। घर्षण बल किस तरह का बल है? एक क्षयकारी बल है। वन लाइनर में यह पूछ दिया जाता है कि घर्षण बल किस प्रकार का बल है, तो उसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा। क्षयकारी बल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं साथियों। उससे पहले हमारा यह समझाने का तरीका और एक्स्ट्रा फैक्ट अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे इस छोटे से चैनल को सपोर्ट करें। इन सभी वीडियो को आप अपने सभी साथियों को शेयर करें ताकि उनका भी यह लाभ हो पाए। अगला देखते हैं, वंदे मातरम पत्रिका के संपादक कौन है? तो पूरी वंदे मातरम की पत्रिका तो बहुत लोग संपादित किए थे, लेकिन खास तौर पे पूछा जाता है कि यह मैडम भीकाजी कामा जी थे, वंदे मातरम पत्रिका का संपादन विदेश में किए थे। यह कहाँ किए थे? तो याद रखिएगा, पेरिस में किए थे। अगला देखते हैं दोस्तों, विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिकतम कितने माहों तक रोक सकता है? कितने समय तक विधान परिषद यह सभी राज्यों में नहीं है, लेकिन जिन राज्यों में है वे किसी साधारण विधेयक की बात करें तो यह 4 महीने तक रोक के रख सकता है। अगर हम बात करें कि यह धन विधेयक को कितने समय तक रोक सकता है, तो मात्र 14 दिनों तक सिर्फ धन विधेयक को विधान परिषद रोक के रख सकता है, और राज्यसभा भी धन विधेयक को 14 दिनों तक ही रोक सकता है। अगला देखते हैं, रोलिंग प्लान जो हमने अभी पढ़ा, रोलिंग प्लान कब से कब तक चला था? 78 से लेके 80 तक चला था। इसका सुझाव कौन दिए थे भारत में? तो जी मीडल द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि रोलिंग प्लान भारत में चलाया जाए। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जी मीडल। अगला देखते हैं दोस्तों, एनपीए का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। एनपीए का फुल फॉर्म नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अगला देखते हैं, टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो याद रखिएगा, पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में टाइलर पुरस्कार दिया जाता है। टाइलर पुरस्कार का संबंध पर्यावरण सुरक्षा से है। अगला देख लेते हैं, 20 रुपये के नोट पर किस राष्ट्रीय उद्यान का छवि छपा हुआ है? तो 20 रुपये के नोट पर माउंट हेरियट पार्क का उसके चित्र बना हुआ है, याद रखेगा। और 100 रुपये पे बीबी का मकबरा का है। और पूछा जाएगा 500 के नोट पे किसका है? तो लाल किले का चित्र छपा हुआ है। और 2000 का पूछा जाएगा तो उस पर मंगलयान का चित्र छपा हुआ है दोस्तों। 50 रुपये का पूछ दिया जाएगा तो हम्पी का चित्र छपा हुआ है। अगला देख लेते हैं, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो रूस में कृषक दास प्रथा चल रहा था, उसका अंत 1861 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। याद रखिएगा, विश्व इतिहास से प्रश्न पूछा जाता है तो रूस के कृषक दास प्रथा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका अंत 1861 में हुआ था। उसके बाद देखते हैं, नॉनकिंग की संधि किन 2 देशों के बीच हुई थी? यह काफ़ी चर्चित पॉइंट है। तो चीन और ब्रिटेन के बीच नॉनकिंग की संधि होती है। नॉनकिंग नाम से ही पता चल रहा है कि यह चीन में है, और चीन में और ब्रिटेन में नॉनकिंग की संधि होती है, जो कि अफीम युद्ध समाप्त हुआ था। अफीम युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो चीन और ब्रिटेन के बीच ही हुआ था, जिसकी संधि नॉनकिंग संधि हुई थी। आगे देखते हैं कुछ प्रश्न। एक बैरल तेल जो होता है उसमें कितना लीटर होता है? तो 159 लीटर एक बैरल तेल में अटता है, याद रखेगा। एक बैरल तेल बराबर 159 लीटर। अगला देख लेते हैं दोस्तों, फ्यूरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्यूरी पुस्तक यह करंट अफेयर का एक प्रश्न है। फ्यूरी पुस्तक के लेखक है सलमान रुश्दी। अगला देखते हैं, जून 2023 में 16वां विशेष ओलंपिक का आयोजन किस देश ने किया है? तो 2023 का 16वां विशेष ओलंपिक, याद रखिएगा विशेष ओलंपिक की यहाँ बात किया जा रहा है, तो इसका आयोजन जर्मनी में किया गया 2023 में। और अगला मेन ओलंपिक जो होने वाला है वह कहाँ होगा? तो याद रखिएगा वह पेरिस में होने वाला है। इस बार कहाँ हुआ था? तो टोक्यो में हुआ था। और अगला देखते हैं, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए जो हो गया, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, तो इसके नए महानिदेशक चुने गए हैं। तो उनका नाम क्या है? तो सुबोध कुमार सिंह उनका नाम है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक का नाम सुबोध कुमार सिंह है। अगला देख लेते हैं, नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो कि यह कब शुरू हुआ था? तो 1986 ईस्वी में हुआ था, जो कि बाद में संशोधन भी किया गया इस पे। तो कब किया गया था संशोधन? वर्ष पूछा जाएगा तो 1992 में नई शिक्षा नीति का संशोधन किया गया था, और शुरुआत 1986 में। अगला है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे है? तो नई शिक्षा नीति जो 1986 में चलाया गया था उससे संबंधित है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। अगला देखते हैं दोस्तों, यूएन द्वारा
2011 से 2020 तक जैव विविधता दशक घोषित किया गया है। जैव विविधता दशक किस दशक को घोषित किया गया है? यूएन द्वारा, यूनाइटेड नेशन द्वारा। तो याद रखिएगा 2011 से लेकर 2020 तक जो दशक चला उसे जैव विविधता दशक के रूप में मनाया गया था, याद रखिएगा। और 20 मार्च को जल दिवस मनाते हैं और 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं। और मार्च के बाद क्या आता है? अप्रैल। तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं अप्रैल को। और फिर अप्रैल के बाद क्या आता है? मार्च। तो मार्च, अप्रैल, मई 22 को क्या मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इन सभी सीक्वेंस को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है ईओ विल्सन। ईओ विल्सन को जैव विविधता का जनक कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाएगा कि जैव विविधता का जनक, फादर ऑफ जैव विविधता किसे कहते हैं? तो ईओ विल्सन को कहते हैं। आगे देखते हैं 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 23 मार्च को मौसम विज्ञान दिवस मनाते हैं और 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं। अगला है लंबे समय से उपवास रहने वाले के मूत्र में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? तो साइंस का एक प्रश्न है दोस्तों। तो लंबे समय से जो व्यक्ति उपवास रहता है तो उसके मूत्र में कीटोन की मात्रा बढ़ जाती है। हमारा राइट आंसर कीटोन हो जाएगा। अगला है सवाना घास को हाथी घास कहते हैं। प्रश्न पूछा जाएगा कि किस घास को हाथी घास कहते हैं? तो सवाना घास को कहते हैं, जो कि मूल रूप से यह अफ्रीका महाद्वीप में सवाना घास पाया जाता है। और सहारा रेगिस्तान पूछा जाएगा किस महाद्वीप में है? तो उत्तरी अफ्रीका महादेश में यह सहारा रेगिस्तान स्थित है। अगला देखते हैं पनामा नहर। पनामा नहर कब बनाया गया था? तो 1914 में पनामा नहर को बनाया गया था। पनामा नहर कहाँ है? तो यह उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच यह बॉर्डर का काम करती है। और पनामा नहर जो कि है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को दोनों को जोड़ती है। अगला देखते हैं दोस्तों लहसुन और प्याज कौन से कुल के पौधे हैं? तो लिलिएसी कुल के पौधे हैं लहसुन और प्याज, याद रखिएगा। लिलिएसी कुल के पौधे हैं लहसुन और प्याज। आगे देखते हैं जैविक खेती के जनक कौन है? तो जैविक खेती के जनक कौन है? अल्बर्ट हावर्ड, याद रखिएगा। जैविक खेती में अल्बर्ट हावर्ड इनके जनक कहे जाते हैं। और भारत का ऐसा कौन सा राज्य पूर्ण रूप से जैविक खेती पर निर्भर हो गया है? तो वह सिक्किम राज्य है। एग्जाम में पूछा जाता है साथियों। अगला है विश्व शांति दिवस। विश्व शांति दिवस, वर्ल्ड पीस डे कब मनाते हैं? तो 21 सितंबर को वर्ल्ड पीस डे हम मनाते हैं। इन सभी प्रश्नों को याद रखेगा। ये सभी ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में सभी जगह ये सभी प्रश्न आपको कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आप इसे पुनः रिवीजन करके जाइएगा दोस्तों, तो आपको आने वाले एग्जाम में बहुत लाभ होगा। धन्यवाद।